Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now in this lecture, I am going to explain you some practical problems related to income from salary. So let's start. Now first of all, these problems are taken from the book Income Tax and Indirect Taxes or author Dr. H.C. Malhotra and Dr. S.P. Goel. Now the first question is, Mr. Sitaram was an employed in a company which is not covered by the Payment of Gratuity Act. Following particulars are available regarding his income for the year ended 31st March 2019. Salary at the rate of rupees 47,000 per month, dearness allowance at the rate of 3,000 per month under terms of employment. मतलब dearness allowance जो है वो under terms of employment है. He retired from service on 1 January 2019 after 32 years of service and received pension of rupees 25,000 per month and gratuity of rupees 8,20,000. He also receives 4 lakh from the unrecognized provident fund. Compute the taxable income under the head salary of Mr. Sitaram for the assessment year 19 and 20, assuming that salary and pension is due on the last day of the month. Now, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स, अलाउंसेस और ग्रेचुटी, पेंशन, इन सब के रूल्स याद होने चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे. तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीजों को हमें कैलकुलेट करना है. तो सैलरी है, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, एक ग्रेचुटी हमें कैलकुलेट करनी होगी, पेंशन ऑलरेडी गिवन है, और एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रांजैक्शन होता है, सॉरी क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हमें देखना होगा. तो चलते हैं आगे. नो, सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कितनी है? 47,000. बेसिक सैलरी इज 47,000 पर मंथ. और क्योंकि ये 1 जनवरी को रिटायर हो गए थे, तो जो सैलरी होगी वो होगी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की, दैट इज फॉर 9 मंथ्स. 47,000 इंटू 9, 4,23,000. आप कैलकुलेटर लेके बैठे साथ में और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करते रहे. 47,000 इंटू 9, 4,23,000. डीए सेम, डियरनेस अलाउंस भी जो 3,000 पर मंथ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है 3,000 पर मंथ, ये भी कितने टाइम का होगा? 9 मंथ्स का होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का. तो सेम 3,000 इंटू 9, 27,000. फिर पेंशन, पेंशन जो है वो कब मिलेगी? क्योंकि वो कब रिटायर हो रहे हैं? 1 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 1 जनवरी को. तो जब वो 1 जनवरी को रिटायर हुए हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की उनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी. तो 25,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 3, दैट इज 75,000 उनकी क्या हो गई? पेंशन हो गई. ग्रेचुटी, ग्रेचुटी हम आगे अब कैलकुलेट करेंगे. और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लास्ट लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक था वो यही था कि अमाउंट जो रिसीव होता है प्रोविडेंट फंड से वो कितना टैक्सेबल होता है. तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है तो एग्जम्प्ट होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और जॉब करते हुए जॉब में 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है. और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है. और कितना टैक्सेबल होता है? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है. अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये नहीं गिवन है तो हम उसको इक्वल मानेंगे. तो कंसीडरिंग इक्वल, 4 लाख था, 4 लाख का ये, दिस इज 4 लाख. अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 4 लाख का ट्रांजेक्शन अमाउंट रिसीव हुआ था, तो 4 लाख का हाफ होता है 2 लाख. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुटी. नाउ ग्रेचुटी में लिखा हुआ था कि इट इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, वो ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते थे, इसलिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक्चुअल रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लेस. अब ये जो एवरेज सैलरी है ये एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी होती है. ठीक है, तो अब यहां पर क्योंकि वो फिक्स 47,000 पर मंथ ही मिल रहा था तो 47,000 इंटू 10 पिछले 10 महीने की सैलरी हो गई 4,70,000. डीए, क्योंकि डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्वेश्चन में लिखा है डीए इज द अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
तो हमारे ग्रेचुटी का रूल होता है कि अगर कवर्ड नहीं होता है तो डीए देखना होता है कि अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो टोटल 10 महीने की सैलरी हो गई 5 लाख रुपए और एवरेज सैलरी हो गई 10 महीने की 50,000 रुपए। तो 50,000 इज द एवरेज सैलरी। नाउ हाफ इंटू एवरेज सैलरी 50,000 और 32 इयर्स उन्होंने जॉब की थी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा 32 इयर्स ऑफ सर्विस, 32 इयर्स ऑफ सर्विस। तो 32। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही कहा कैलकुलेटर लेके बैठे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 लाख। एक्चुअल में 8,20,000 रिसीव हुआ है और मैक्सिमम है 20 लाख। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? इन तीनों में से सबसे कम 8 लाख है। एक्चुअल रिसीव्ड हुआ हमारा 8,20,000, जिसमें से 8 लाख जो है वो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। तो जो रिमेनिंग बचा 20,000 वो क्या हो गया? टैक्सेबल। इस 20,000 को अपन यहां लिख देंगे ग्रेचुटी में, तो यहां आ जाएगा ग्रेचुटी। अब इस सब की हम टोटल कर लेंगे, इसकी टोटल कर लें आप। तो इसकी टोटल जब आप करेंगे तो वो आएगी 7,45,000, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन याद होना चाहिए आपको कि जब भी सैलरी होती है तो सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 40,000। तो 7,05,000 उसकी टैक्सेबल सैलरी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। Mr. X was employed in a company. He retires from service on 1/1/2019 after completing 30 years of service. From 1st July 2017, his pay scale was 8,200, 10,300 and 13,000. इस पे स्केल से मतलब आप समझते ही हैं, स्टार्टिंग 8,000 से होगी, हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। कब तक? जब तक कि उसकी सैलरी 10,000 नहीं हो जाती। जब 10,000 सैलरी हो जाएगी तो 300 का इंक्रीमेंट होगा हर साल, तब तक जब तक उसकी सैलरी 13,000 नहीं हो जाती, और फिर फिक्स रहेगी। He was getting dearness allowance of 20% of his pay under the terms of employment. यहां पर भी जो हमारा डीए है, ये डियरनेस अलाउंस, ये क्या है? अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी सैलरी होगी वहां अपन उसको ऐड करेंगे। He had 7 months earned leave to his credit. 7 महीने की सैलरी उसके पास पड़ी है उसके क्रेडिट में, which was approved. Hence he was paid 57,400 as salary. मतलब earned leave सैलरी उसको मिली 57,400 और 11,480 उसको मिला dearness allowance, मतलब 57,400 plus 11,480 उसको earned leave सैलरी मिली है। Now compute the amount of exempted encashment of earned leave. ठीक है, देखते हैं solution. List of the following is exempted. 10 months average salary. Salary for approved period. Salary for approved period का मतलब है एवरेज सैलरी इनटू लीव्स नॉट अवेल्ड। लीव्स नॉट अवेल्ड अभी आगे निकालेंगे, ये माइनस नहीं है। सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड का मतलब होगा एवरेज सैलरी इनटू लीव नॉट अवेल्ड। अप्रूव्ड पीरियड ये मैंने पहले समझाया जब लीव अर्न सैलरी समझाई थी। अप्रूव्ड पीरियड का मतलब होता है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको एक एम्प्लॉय को एक साल में 30 दिन मतलब एक महीने की छुट्टियां अप्रूव होती है। तो जितने साल वो काम करता है, जॉब करता है, उतने महीने की छुट्टियां उसको मिलती हैं। और एक्चुअल रिसीव्ड और रेंट मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख, विच एवर इज लेस। जो इन तीनों में से सबसे, चारों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। 10 महीने की एवरेज सैलरी, सैलरी फॉर अप्रूव पीरियड। अप्रूव पीरियड की सैलरी निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज सैलरी इंटू लीव नॉट अवेल्ड, एक्चुअल रिसीव्ड जितना हुआ और मैक्सिमम एग्जम्पशन। यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ मतलब अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एवरेज सैलरी जो होती है वो पिछले 10 महीनों के बेस पे होती है। अब यहाँ पर क्योंकि सैलरी ग्रेड दिया हुआ है, पे स्केल है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सैलरी कैलकुलेट करते समय पिछले 10 महीने में अगर कहीं पर भी बीच में इंक्रीमेंट वाला टाइम आ रहा है तो वो कंसीडर करना है। कैसे? अभी देखते हैं आगे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, क्योंकि आपको एवरेज सैलरी सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट में एवरेज सैलरी, सेकंड पॉइंट में एवरेज सैलरी। तो सैलरी निकालने के लिए हम देखते हैं कि
1 जुलाई से उसने जॉब शुरू करी थी, जिसकी पे स्केल थी 8,200, 10,300 और 13,000। तो जब 2017 आएगा तो उसकी सैलरी होगी 8,000, और जब 2018 आएगा तो उसकी सैलरी होगी 8,200। 1 जनवरी को तो वो रिटायर हो गया था, तो उसके आगे हमें जाना नहीं है। सैलरी ग्रेड जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप ध्यान रखेंगे, हमें लास्ट ग्रेड तक, यहां तक नहीं पहुंचना है 13,000 तक। वी डोंट नीड टू रीच अप टू 13,000। हमें कहां तक पहुंचना है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वहां तक ही पहुंचना है। तो वो रिटायर हो रहा है 1 जनवरी को, तो हमें 18 तक ही रिक्वायरमेंट होगी। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पिछले 10 महीने की सैलरी, कब रिटायर हुआ था, जनवरी में, तो जनवरी के पिछले 10 महीने काउंट करें। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च। अब 2018 में 1 जुलाई 2017 से 30 जून, मतलब 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक तो उसकी सैलरी रहेगी 8,000, और 1 जुलाई से उसका इंक्रीमेंट होगा। तो जब मार्च 18 आएगा तो मार्च 18 में कितनी सैलरी रहेगी, उसकी 8,000 ही होगी। तो जून तक तो रहेगी 8,000, और फिर 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 200 का। 1 जुलाई को कितना होगा, 200 का इंक्रीमेंट होगा। तो 200 का इंक्रीमेंट होगा तो उसकी सैलरी हो जाएगी 8,200, और बाद में जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसकी सैलरी रहेगी 8,200। तो 4 महीने तो रहेगा 8,000, 6 महीने रहेगा 8,200, टोटल आ जाएगी, बेसिक सैलरी हो गई 81,200। डीए, डीए उसने लिखा है क्वेश्चन में, ये रहा यहाँ पर, he was getting dearness allowance of 20% of basic his pay। तो उसकी पे कितनी है, 81,200, तो 81,200 का 20% 16,240। तो टोटल सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 97,480। इन दोनों को ऐड किया, 81,200 और 16,240। जब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो क्या सैलरी आ जाएगी, 97,440। और जब एवरेज निकालना है पिछले 10 महीने की तो डिवाइड बाय 10, 9744। तो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी हो गई 9744, जो हमारे दोनों पहले पॉइंट है। 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, दूसरा सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड, इसी से काम होगा हमारा। अब हम चलते हैं फर्स्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 इंटू 9744, अभी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करिए, 97,440। एवरेज सैलरी 944 इंटू नॉट लीव्स नॉट अवेल्ड, ये गिवन है क्वेश्चन में हमें। ही हैड 7 मंथ्स अर्नड लीव, 7 महीने की लीव है उसके अकाउंट में। एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड ये गिवन है हमें 57,400 प्लस 11,480, इन दोनों को ऐड किया 68,880, और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। तो इन तीनों में से सबसे कम आया हमारा 68,208, जो कि एग्जेम्प्ट होगा। तो लिस्ट इज 68,208, देयरफॉर इट इज एग्जेम्प्टेड। और यही हमें कैलकुलेट करना था कि लीव सैलरी जो है, अर्न लीव सैलरी जो है वो कितनी एग्जेम्प्ट है। तो जब भी लीव अर्न सैलरी निकालें, आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको जो रिटायरमेंट की डेट है उसके जस्ट पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। और ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है तो वहां आप उसको इंक्रीमेंट के साथ चेंज करेंगे। डीए अगर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ऐड करेंगे। और लीव्स नॉट अवेल्ड कैसे निकालेंगे, टोटल लीव्स माइनस लीव अवेल्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, Mr. Ram retires from service after 30 years and 8 months in June 2018. His monthly wages, including dearness allowance but excluding all other allowances on the date of retirement, was 20,800. He received 3,72,000 from his employer as gratuity under the Payment of Gratuity Act. Compute the exempted amount of gratuity. Under the Gratuity Act का मतलब हुआ कि पेमेंट अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब हुआ कि वो
अंडर आता है, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। जब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट होता है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी में डीए ऐड करना होता है या नहीं होता है, सोचें। बिल्कुल, क्योंकि कवर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो डीए चाहे वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है चाहे नहीं है उसको हमेशा अपन ऐड करेंगे। और दूसरी चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ईयर सर्विस जो है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, वो क्या होंगे, राउंडेड ऑफ होंगे। जैसे यहाँ पर ईयर ऑफ सर्विस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 30 इयर्स एंड 8 मंथ्स, मतलब ये हो जाएगा 31 इयर्स। नाउ लास्ट ड्रॉन सैलरी 20,800 गिवन है क्वेश्चन में, ये रही, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है 31 इयर्स, तो 15/26 इंटू 20,800 इंटू 31 इज इक्वल्स टू 3,72,000। एक्चुअल रिसीव्ड हुआ 3,72,000, मैक्सिमम एग्जेम्पशन है 20 लाख का। इसका मतलब 3,72,000 ही मिला अपन को, और 3,72,000 ही क्या है, सबसे लीस्ट है। इट मींस 3,72,000 इज एग्जेम्प्टेड। तो जब कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट होता है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और ये ध्यान रखना है कि डीए यहाँ पर हमेशा ऐड होगा। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू so much. In next lecture, we are going to explain you another question of income from salary, that is practical problems 2. Thank you so much.